हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरी यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर पॉलीमर्स, जो चैप्टर नंबर 15 है आपका ओल्ड एनसीईआरटी के मुताबिक, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 झारखंड बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर को मैं पूरी तरह से पूरा नोट्स के साथ थॉरोली यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा, और आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है। पॉलीमर चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। हालांकि मैं ग्रुप में, आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको समझते भी चलना है चीजों को, ठीक है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, पॉलीमर चैप्टर देख रहे हैं आप लोग, है ना। पॉलीमर कंप्लीट चैप्टर है आपका, लेक्चर नंबर 1 थ्योरी की पूरी तरह से कंप्लीटली पॉलीमर चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका पॉलीमर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, पूरा पॉलीमर चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर से आपके क्वेश्चंस जो हैं पहले 3 नंबर के पूछे जाते थे, लेकिन अब 3-4 में फ्लक्चुएट करता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जामिनेशन में, और मात्र 3 लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का, और आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ऐसे पहले बता देता हूं, उसके बाद तो वीडियोस में आगे बढ़ेंगे ही। पॉलीमर में हम लोग पढ़ते क्या है? पॉलीमर में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग प्लास्टिक, रबर, फाइबर, इन सभी चीजों का यूज करते हैं, यही है आपका पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर मेनली 3 चीज आता है, प्लास्टिक, फाइबर और रबर, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इवन हम लोग जितना यूज मेटल्स का करते हैं, उतना ही यूज डे टू डे लाइफ में हम लोग प्लास्टिक्स और रबर्स और फाइबर्स का करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे, अभी आप जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो यूजेस भी बताऊंगा, तो वहां आप देखिएगा इस चैप्टर्स में आपको ऐसे ऐसे पॉलीमर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे यूजेस मिलेंगे, जो आपको लगेगा कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी पॉलीमर है, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपको कंप्लीटली पॉलीमर्स चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर्स में हमको ये चैप्टर से हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लोग हर चीजों का यूज करते हैं, जो हर चीज हमारे आसपास है, मैक्सिमम चीज पॉलीमर ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छा लगेगा चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये हो गया। मैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ आता हूं, मतलब फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें देख रहे होंगे आप मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो मैं यहां पर आपका लिखा हुआ होगा। जहां रिएक्शंस आ जाएंगे, जहां पर मुझे लगेगा कि रिएक्शंस लिखने का जरूरत है, मैं लिख दूंगा, ठीक है। और वो आपको स्लाइड के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, ठीक है। सॉरी, सबसे पहला मैं क्वेश्चंस बना के आपका लिखाया हूं, व्हाट आर मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। 3 क्वेश्चन है, मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन क्या है, ठीक है। देखिए, ये तो मैं आके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वर्ड मीनिंग को आपके सामने लिख रहा हूं। मोनोमर, ठीक है, मोनोमर। अगर मैं वर्ड मीनिंग का निकालो, इसका वर्ड मीनिंग, मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना, या फिर वन, और मर मतलब होता है पार्ट, सिंगल पार्ट, एक पार्ट को हम लोग मोनोमर कहते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे कोई कंपाउंड है इथेन, मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ये सब आपका मोनोमर हो गया, एक पार्ट हो गया, वन चीज को, एक मॉलिक्यूल को बोलेंगे मोनोमर। अगर हम पॉलीमर का वर्ड मीनिंग निकाले, पॉलीमर का, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट, है ना, पार्ट्स। मैनी, मैनी बोलेंगे तो पार्ट नहीं, पार्ट्स बोलेंगे। जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए हों, बहुत सारी चीजों से मिलकर जो बना हुआ हो, उसको पॉलीमर कहेंगे। मोनोमर मतलब सिंगल पार्ट, पॉलीमर मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर जो चीज बना हुआ हो, उसको पॉलीमर कहा जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा दिया, बाकी आपको डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, पॉलीमर इज डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास 10 to the power 3 to 10 power 7 U, यहां पे U छोटा हुआ है, U, है ना। 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 मॉलिक्यूलर मास होता है इसका। मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होता है। ये यहां से आप ध्यान से रखिएगा, एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास लगभग कितना होता है, तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 से लेकर के 10 का पावर 7 U तक इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा होता है। फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जो कि बनता है छोटे छोटे, है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत संख्या में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, और बहुत संख्या में जुड़ करके एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है पॉलीमर। मतलब मोनोमर से ही आपका बनता है पॉलीमर। और एक बात आप देख लीजिए, कॉल्ड मोनोमर्स, मतलब उन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनसे पॉलीमर बना होता है, उनको मोनोमर कहा जाता है। और जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ के एक लंबा कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, उसको पॉलीमर कहा जाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर, बड़ा मॉलिक्यूल को पॉलीमर। सिंगुलर
सिंगुलर प्लूरल जो होता है ना, एक वचन बहुवचन, एक वचन हो गया आपका मोनोमर, बहुवचन हो गया आपका पॉलीमर। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? मोनोमर। बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 7 U, ये होता है आपका। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा। दीज आर आल्सो नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसे कहा जाता है इथीन। आप लोग जब सभी को जानते होंगे इथीन कहा जाता है, और इसी का कॉमन नेम होता है इथाइल। अगर मेरे पास मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल है इथीन के, 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 और 3। मैं आपको समझा रहा हूं पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलीमर बनता कैसे होगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल है, इन तीनों को मुझे आपस में जोड़ना है ना, वी हैव टू ऐड। तो ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, यहां का कार्बन भी 4 बॉन्ड बना चुका है, यहां का कार्बन भी 4 बॉन्ड, यहां का कार्बन भी 4 बॉन्ड, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं, तो ये जुटेगा कैसे? तो उसको जोड़ने के लिए मुझे ये वाला बॉन्ड को, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, तो हर कार्बन का 3-3 बॉन्ड हो जाएगा और सभी आपस में जुटने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। सभी कार्बन बोलेंगे मुझे जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैं अनस्टेबल हूं। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसे आपको दिखाई देगा। 6 है ना टोटल, है ना, 6 कार्बन है, आपको ऐसे दिखाई देगा। हाँ, अब ये बोलेंगे सर इस कार्बन का क्या हुआ? सर इस कार्बन का तो 3 ही बॉन्ड है, तो आप इसको ऐसे करके और ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। आपका 3 मॉलिक्यूल को अगर जोड़ना हो तो क्या हम इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो इतना लंबा चेन बना है, मुझे पता है कि इस कार्बन का आपका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये कार्बन आपका 3 ही बॉन्ड बना के रख रहा है, लेकिन क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH2 होल 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 मॉलिक्यूल जो आपका सिंगल बॉन्डेड है, क्या इसको CH2 होल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो चीज है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके सामने 3 इथीन के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना हो तो आप ऐसे लिखते हैं। अब आप जरा सोचिए, 4 जोड़ेंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे तो आप कैसे लिखिएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 4, 5 होंगे तो कैसे लिखिएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 5। अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं, n का मतलब 100 200 500 1000, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? तो देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका जुटा। अगर इसके पास आपके पास n मॉलिक्यूल है तो आप कैसे लिखिएगा? तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल n, ये लिखने का तरीका है। आपको यहां एक बॉन्ड देना है और एक ब्रैकेट लिख के n लिखना है। मतलब इस तरह के जो बॉन्ड्स है वो n संख्या में है। जैसे यहां पर इस तरह के बॉन्ड कितनी संख्या में थे? 3। इस तरह से यहां कितनी संख्या में है? n, इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका, ये जो सिंगल मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है, इसको कहा जाएगा मोनोमर। इन्हें क्या कहा जाएगा? मोनोमर। और ये जो तैयार हुआ है इसे क्या कहा जाएगा? पॉलीमर। दिस इज योर मोनोमर एंड दिस इज योर पॉलीमर। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? मोनोमर, और जो लंबा कार्बन चेन दिख रहा है इसे क्या कहा जाएगा? पॉलीमर। क्लियर हुआ? इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने जस्ट बताया, इसका नाम इथीन है। इसका नाम क्या है? इथीन। इथ मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए इथीन। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए, जब आप पॉलीमर का नाम लिखते हैं तो बहुत सारे मोनोमर के नाम के आगे में सिर्फ आपको पॉली लगा देना होगा। क्या लगा देना होगा? पॉली। तो इथीन के आगे आप पॉली लगा दीजिएगा तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पॉलीइथीन। क्या नाम हो जाएगा? पॉलीइथीन। और पॉलीइथीन को ही हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीइथीन या पॉलीथीन सेम चीज है। तो मैंने आपको कहा था ना, पॉलीमर में हम लोग पढ़ते किसके बारे में? प्लास्टिक के बारे में, फाइबर के बारे में, रबर के बारे में। तो पॉलीथीन क्या है? एक तरह का प्लास्टिक ही तो है ना। तो पॉलीइथीन का फॉर्मूला ये हुआ, ये हो गया आपका इथीन, ये हो गया आपका पॉलीथीन। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका मोनोमर, ये हो गया पॉलीमर। ठीक, अब एक बात बताइए, मोनोमर से जो पॉलीमर आपका बन रहा है, आपको यहां लग रहा होगा कि मोनोमर से आपका पॉलीमर बना है ना। इसमें मिटा देता हूं क्योंकि ये तो ऐसे समझाने के लिए लिखा गया था, है ना। तो देखिए, तो आपका मैंने क्या कहा कि मोनोमर से जो पॉलीमर बन रहा है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सभी चीजों का यूज होता है। तो इस सारे कंडीशंस को जब यूज करके मोनोमर से पॉलीमर बनाते हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मोनोमर इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, है ना। जिस प्रोसेस में हम लोग मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा।
ठीक है। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर गेट कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये हो गया आपका पॉलीमराइजेशन, ये हो गया आपका इथीन, ये हो गया पॉलीथीन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। व्हाट इज मोनोमर, व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आगे आपको मिलेगा, इन सभी चीजों का जरूरत पड़ता है। जैसे आपको इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए भी बहुत सारे कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, बस यहां तो इंट्रोडक्शन था आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नेक्स्ट, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ही पूरा वीडियो है आपका। आज इस पूरे वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पर ही बात किया जाएगा। बोलेंगे सर क्लासिफिकेशन इतना बड़ा है क्या? तो देखिए होता क्या है कि पॉलीमर को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन नहीं है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ बदल जाएगा अलग अलग आधार पर। जैसे आपको कहा जाएगा आदमी कितने प्रकार का होता है, तो ये भी गजब का सवाल नहीं हुआ। आदमी कितने प्रकार का होता है, किस बेसिस पर? कोई बोलेगा कलर के बेसिस पे, कोई बोलेगा हाइट के बेसिस पे, कोई बोलेगा नेचर के बेसिस पे, है ना। तो बेसिस बदल जाता है तो एक ही कंपाउंड का टाइप्स भी बदल जाता है। उसी तरह से पॉलीमर का भी जो टाइप्स है वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं क्लासीफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। किसके बेसिस पे? सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां से हम लोग को पॉलीमर प्राप्त होता है उस बेसिस पर पॉलीमर तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर। पहला नाम क्या है आपका? देखिए नेचुरल पॉलीमर, सॉरी, है ना। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल पॉलीमर, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, है ना। तीन टाइप का आपको पॉलीमर दिख रहा होगा। आपका पहला है क्या, है ना, पहला है आपका नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक और तीसरा है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पहले मैं आपको जनरल भाषा में समझा देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है। आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्लासिफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, या आपको डायरेक्ट बोल देगा एक्सप्लेन नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को एक्सप्लेन करो। एमसीक्यू में से कोई एग्जांपल उठाएगा और आपसे पूछेगा कि ये किस टाइप का पॉलीमर है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, पॉलीमराइजेशन और एक अपना प्यारा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं। नाम ही अर्थ छुपा हुआ है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो पॉलीमर हमको नेचर से प्राप्त हो, है ना, जो डायरेक्ट नेचर से, प्रकृति से प्राप्त हो, पेड़ पौधों से प्राप्त हो, उन्हें कहा जाएगा नेचुरल। सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि जो हम लोग बनाए हैं लैब में, है ना, कुछ पॉलीमर्स हम लोग खुद बनाते हैं, उनको कहा जाएगा सेमी सिंथेटिक। और एक होता है उन्हें सिंथेटिक कहा जाता है, सॉरी। और एक होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होता है? नेचर से कुछ पॉलीमर मिला, लेकिन उसको बहुत सारा मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और उस मॉडिफिकेशन करने के बाद जो नया पॉलीमर आता है, मतलब आधा नेचर और आधा मॉडिफिकेशन दोनों हो जाए, तब कहलाएगा सेमी सिंथेटिक। क्लियर है? तो ये मैंने आपको जनरल भाषा में समझा दिया। अब देखिए नेचुरल पॉलीमर, दो पॉलीमर विच अकर इन नेचर। अकर मतलब जो पाया जाता है, कहां पाया जाता है? नेचर। दैट इज इन प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल और प्लांट्स से हम लोग को प्राप्त हो, आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। और इस चीज का एक बेहतर एग्जांपल है नेचुरल रबर। आपको पता होगा रबर का पेड़ होता है, रबर ट्री होता है, जिससे हम लोग को रबर, नेचुरल रबर मिलता है। हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो नेचुरल रबर यूज के लायक नहीं होता है, उसको यूज के लायक बनाना पड़ता है। उसमें बहुत सारे चीजों को मिला करके एक नया रबर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो नेचुरल रबर नहीं है, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जो नेचुरल रबर होगा, जो पेड़ से डायरेक्ट प्राप्त हो, उसको नेचुरल पॉलीमर कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा सिंथेटिक, दोज पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, जिनको प्रयोगशाला में प्रिपेयर किया जाए, आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर और मैन मेड पॉलीमर भी कहा जाता है इसे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जस्ट आपने पढ़ा पॉलीथीन, है ना, जो मैंने भी लिखा हुआ था पॉलीथीन, वो हो गया। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर भी होता है। ठीक है, वो सिंथेटिक रबर क्या मैं आपको बताऊंगा आगे। पीवीसी, पीवीसी के पाइप्स आपने सुने होंगे, पीवीसी का पाइप यूज होता है। नायलॉन 66, नायलॉन का भी आपने नाम सुना होगा। ये सभी पॉलीमर्स डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। देखिए जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, शुरुआत में ये एग्जांपल आपको टफ लगेगा, ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, शुरुआत में आपको लगेगा ये कौन सा एग्जांपल है भाई, लेकिन जो सेकंड लेक्चर जब आएगा, जो इस चैप्टर का मेन लेक्चर होगा, उसमें मैं सभी पॉलीमर के बारे में आपको अलग अलग करके मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका यूज क्या है, सबको अलग अलग करके बताऊंगा, इंक्लूडिंग पॉलीथीन भी। ठीक है, तो आपको भी शुरुआत में एग्जांपल से लगेगा टफ आपको कि ये एग्जांपल याद करना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जांपल आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी लेता हूं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, नायलॉन 66, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, अभी देखिए ऐसे को लग रहा होगा ना ये सब कौन सा सब नाम याद है, विचित्र विचित्र नाम है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आगे। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय, पॉलीमर्स यहां से आपका डैश होगा, यहां भी होगा, हाँ, पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर्स बाय आर्टिफिशियल मींस आर नोन एज सेमी सिंथेटिक। मतलब नेचुरल पॉलीमर में कुछ
मॉडिफिकेशन करते हैं आर्टिफिशियली, तब जाकर के सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनता है ना। एग्जांपल है आपका वल्कनाइज्ड रबर और सेल्यूलोज एसीटेट। वल्कनाइज्ड रबर आप देख रहे होंगे। अब आपने कहा, मैंने कभी कहा था, देखिए रबर एक है, रबर नेचुरल रबर, इसी से आप एग्जांपल आपको याद रखना है ना, तो बाकी सब एग्जांपल अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप खाली रबर याद रखिए। जो नेचुरल रबर हो गया वो नेचुरल पॉलीमर, एक होता है सिंथेटिक रबर जो हो गया सिंथेटिक पॉलीमर, और एक होता है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर जो होता है वो सिंथेटिक नेचुरल भी है और उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो तीनों में तो एग्जांपल रबर यूज हुआ ना, नेचुरल रबर नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक रबर सिंथेटिक पॉलीमर, और वल्केनाइज्ड, ये वर्ड याद रखिएगा, आपको मिलेगा आगे चल के। वल्केनाइज्ड रबर कैसे प्रिपेयर होता है ये भी हमारा पार्ट है। वल्केनाइज्ड रबर जो हो गया वो हो गया आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। समझ में आया? चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है आपका, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला है लीनियर पॉलीमर, दूसरा आपका ब्रांच्ड पॉलीमर, है ना, तीसरा आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर को ही 1D पॉलीमर, ब्रांच्ड को आपको 2D पॉलीमर, और क्रॉस लिंक्ड को हम लोग 3D पॉलीमर भी कहते हैं। अब नाम ही मीनिंग छुपा हुआ है। लीनियर, देखिए मैंने यहां स्ट्रक्चर भी सबका बनाया हुआ है। लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है? दीज आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन पॉलीमर। आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ते होंगे तो लॉन्ग चेन मतलब जो सिंपल कार्बन चेन होता है इस टाइप का, है ना, ये वाला जो पॉलीमर होता है ये हो गया आपका लीनियर पॉलीमर। इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। इसमें जो होता है आपका, इसमें जो आपका होता है इसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, जैसे एकदम सिंपल कार्बन चेन इस टाइप का होगा, ये हो गया आपका लीनियर, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल आपका हो गया है हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी। आपको लगा सर ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है? आगे आपको ये मिलेगा। पॉलीथीन 2 टाइप का होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपका 1D पॉलीमर हुआ, लो डेंसिटी पॉलीमर हो गया वो आपका 2D पॉलीमर हुआ। एग्जांपल आपको अभी फिलहाल थोड़ा याद रखना पड़ेगा, आगे चल के सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो ये हो गया। पीवीसी पाइप्स आप सुने होंगे, अभी ये भी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर 2D। दीज आर लीनियर पॉलीमर हैविंग सम ब्रांचेस। देखिए अगर आपका कोई लीनियर चेन है, कार्बन चेन है, और उसमें थोड़ा बहुत ब्रांचिंग आ गया, ऐसे करके ब्रांच बन गया, आप लोग ऑर्गेनिक में ब्रांचिंग पढ़ते होंगे ना, सम ब्रांचेस आ गया तो क्या कहलाएगा आपका? ब्रांच्ड या फिर 2D पॉलीमर। एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, वहां है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यहां आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है आपका क्रॉस लिंक्ड या 3D पॉलीमर। These are obtained from bifunctional और ट्राइफंक्शनल मोनोमर। बाईफंक्शनल का मतलब जिसके पास फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, बाईफंक्शनल का मतलब इसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर जिनके पास 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है आपका, है ना, एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस पॉलीमरिक चेन्स। बहुत सारे पॉलीमर चेन के बीच में, जैसे एक पॉलीमर चेन हुआ, दूसरा पॉलीमर चेन हुआ, इनके बीच में बहुत जोरदार कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ तो समझ लीजिएगा वो ब्रांच है। जैसे एक चेन हुआ ऐसे, ठीक है, बहुत सारा चेन हुआ सिंपल, एक एकदम ऐसे करके सिंगल लीनियर कहलाएगा। अब अगर चेन में थोड़ा ब्रांचेस लग गया है तो 2D कहलाएगा, ब्रांच। और अगर सब एकदम एक दूसरे से पकड़ के बहुत सारा हो लेयर, है ना, बहुत सारा चेन हो और सब एक दूसरे के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, तो समझ लीजिएगा वो क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम और ये किससे बनता है? बाईफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल, मतलब ऐसे मोनोमर से बनता है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। एग्जांपल है आपका बैकेलाइट और मेलामाइन। ये आप बैकेलाइट पढ़िएगा, आपको आगे टेंशन नहीं लेना है, बैकेलाइट के बारे में आपको पढ़ना। देखिए यहां पर आपको तीनों का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे मिटा देता हूं, तो बस जनरल आज मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। देखिए यहां पर बना हुआ है, ये आपको लीनियर है, देख रहे होंगे सिंगल लाइन है। ब्रांच में आप देख रहे होंगे इसके साथ थोड़ा सा शाखा लगा हुआ है, ब्रांचिंग लगा हुआ है, और ये तो आपको लग रहा होगा नेटवर्क टाइप का, है ना, इतना सारा पॉलीमरिक चेन है जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो। इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो गया आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल हो गया आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन, और इसका एग्जांपल में ये टर्म याद रखिएगा बैकेलाइट, ये आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। आगे आपको मैं अलग से समझाऊंगा बैकेलाइट क्या होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बाय फंक्शनल ग्रुप से कौन सा पॉलीमर बनता है? तो 3D। कौन सा पॉलीमर का में कहा जाएगा कि जिसमें कोई सिर्फ लॉन्ग चेन होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, तो लीनियर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर का क्लासिफिकेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है। मतलब आप जो पॉलीमर बनाते हैं मोनोमर से, वो किस तरह से बनाते हैं, उसका तरीका क्या है बनाने का। मोनोमर से पॉलीमर बनाने का तरीका के आधार पर पॉलीमर 2 टाइप का होता है। पहला है आपका एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा है आपका, है ना, दूसरा है आपका पॉलीमर, हाँ, ये आपका हो गया नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। यहां एडिंग नहीं लगाया हुआ है, यहां पे कंडेंसेशन आएगा। नंबर 2 होगा आपका कंडेंसेशन
पॉलीमर्स, ठीक है, छूटा हुआ था ये, है ना। चलिए, तो नंबर 2 हो गया आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक, देखिए एडिशन, द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज द मोनोमर्स। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने भी जो थोड़ा देर पहले आपको बताया था, इथीन टू पॉलीथीन, ये हो गया आपका इथीन एन मॉलिक्यूल्स। आप इसको कैसे लिखिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने आपको बताया ये कैसे लिखाया जाता है, होल एन। तो ये हो गया आपका इथीन, अब एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, और ये हो गया आपका पॉलीथीन। तो इस तरह के एग्जांपल में आप देख रहे हैं, अब समझा रहा हूं मैं क्या होता है एडिशन, क्या होता है। देखिए, अगर आपने ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, एडिशन रिएक्शन कब होता है, एडिशन रिएक्शन तब होता है जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और होता क्या है, जैसे इस कंपाउंड मेरे हाथ, इस हाथ में डबल बॉन्ड है, एक कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में जोड़ना है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, दोनों स्टेबल कंपाउंड है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर दो ऐसे मोनोमर जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको केवल आप जोड़ दीजिए, उनका डबल बॉन्ड को तोड़ के जोड़ दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, एडिशन पॉलीमर। क्या कहलाएगा, एडिशन पॉलीमर। और इस पॉलीमराइजेशन को क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कई बार एग्जाम में एडिशन पॉलीमर नहीं बोलता है, बोलता है एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है। तो आपको एडिशन पॉलीमर तो समझ में आ गया होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, ये कंपाउंड दोनों मोनोमर के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उनको क्या कर देना है, केवल जोड़ देना है, एडिशन, जोड़, सिंपल जोड़ना है। तो इथीन से क्या बना दिए, पॉलीथीन, ये इसका एग्जांपल हो गया। अगर आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं याद है तो आपसे पॉलीथीन फिलहाल याद रखिएगा, बाकी मैं आपको पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, ये सब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। पॉलीथीन तो आपको याद हो गया होगा ना, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ वो एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। The polymer which are formed by combination of monomer with the elimination of small molecules such as water, alcohol, hydrogen chloride are called condensation। देखिए, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे इस हाथ को इस हाथ से जोड़ना है, ठीक है। पहला बात, यहां पर एक चीज लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि इस कंडेंसेशन में क्या होगा कि जिन मोनोमर्स को आपस में जोड़ना है उनके पास होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। मैं लिख दूंगा इस लाइन को, ठीक है। जिन मोनोमर्स को आपस में जोड़ना है उनके पास क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। ऊपर वाले में क्या था, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उनको आपस में जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये नहीं कि सिंपल जुड़ जाता है, जुड़ने से पहले ये कुछ बाहर निकालता है ना, कुछ चीज को बाहर निकालेगा, छोटे चीज को बाहर निकालेगा। जैसे क्या निकालेगा, वाटर हो सकता है बाहर निकले, है ना, और क्या निकाल सकता है, अल्कोहल बाहर निकले, और क्या निकाल सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकले। कुछ छोटे चीजों को निकालेगा, उसके बाद दोनों कंडेंस कर जाएगा, मतलब मिल जाएगा। मिलने से पहले कुछ निकलता है क्या, एडिशन कुछ निकलता था क्या, नहीं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहां आपका कुछ निकला नहीं था, सिंपल आपका, है ना, सिंपल जो आपका मोनोमर को अपने पॉलीमर में जोड़ दिया, ठीक है, मोनोमर और पॉलीमर को आपने जोड़ दिया। लेकिन जब आप कंडेंसेशन करेंगे तो दोनों को जोड़ने से पहले कुछ निकलता है, और क्या निकलता है, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, छोटे मोटे अल्कोहल्स, ये निकलेगा। क्लियर है। तो आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा तब समझ में आएगा। मैं आपको नायलॉन 66 बता देता हूं, ऐसे मुझे अगले लेक्चर में सब बताना है, लेकिन मैं आपको अभी नायलॉन 66 बता देता हूं। देखिए, नायलॉन 66 दो मोनोमर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, CH2 होल 6 NH2। आपको एकदम शुरुआत में नया लगेगा, इस कंपाउंड का नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ये एक मोनोमर है। हेक्सा का मतलब क्यों है, 6 CH2 है इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन, और 2 एमीन इसमें है, NH2 इसलिए इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। प्लस एक और कंपाउंड से मिलकर बना होता है CH2 होल 4 COOH, है ना। इस कंपाउंड को कहा जाता है एडिपिक एसिड। क्या कहा जाता है, एडिपिक एसिड। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं, देखिए सबसे पहला बात, इसमें आपको मोनोमर जो नजर आ रहे हैं, उन मोनोमर्स में आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर नजर आ रहा है, और वो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। उसमें फंक्शनल ग्रुप था क्या, नहीं, उसमें मल्टीपल बॉन्ड था, ठीक है। मैं इस पॉइंट को लिख दूंगा आगे। अब दूसरी बात, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये जने को जोड़ देना है, ऐसे नहीं जुटेगा। अब देखिए, जोड़ने से पहले इस पार्ट से मैं थोड़ा सा अलग पेन ले लेता हूं, इस पार्ट से आपको क्या करना है, देखिएगा, देखिए इस पार्ट से आपको OH, थोड़ा सा डार्क नहीं, इस पार्ट से आपको OH निकालना है, और इस पार्ट से आपको एक H निकालना है। यहां से एक H निकलेगा, एक H, ठीक है। उसी तरह से इस पार्ट से आपको एक H निकालना है, और इस पार्ट से आपको क्या निकालना है, OH। यानी कि H और OH मिलकर क्या बनता है, H2O। यहां से एक H2O निकलेगा, यहां से एक H2O निकलेगा। अब सुनिए, जब आप यहां से एक H निकालते हैं तो एक H बचा है, तो क्या लिखिएगा, NH। क्या लिखेंगे इसे, NH,
ठीक है। फिर क्या है CH2 होल 6, CH2 होल 6। फिर क्या है NH। अब बताइए ये तो हो गया आपका NH, अब यहां क्या बचा, OH निकलने के बाद CO, तो क्या लिखिएगा CO। फिर क्या है आपका CH2 होल 4, CH2 होल 4। फिर आपका क्या बचा CO, तो आप क्या लिखेंगे CO। अब इसको लिखने के बाद पॉलीमर का पहचान है, जब तक आप ये काम नहीं करिएगा, एक ब्रैकेट एक लाइन एक बॉन्ड और ऐसे करके होल एन, तब तक ये पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर के लिए आपको ये करना जरूरी है, जो ब्रैकेट देके दोनों तरफ होल करते हैं, क्योंकि इस तरह के एक दो नहीं 500 से 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां तो मैं आपको 2 मॉलिक्यूल को जोड़ के दिखाया ना, इस तरह से 500 1000 मॉलिक्यूल, तब तक नाम इसका पॉलीमर है। इस कंपाउंड को कहा जाता है, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, नायलॉन 66। क्या कहा जाता है इसे, नायलॉन 66। अब वो बोलेगा सर नायलॉन तक तो ठीक है, ये 66 क्यों है भाई, है ना। तो देखिए यहां पर आपके टोटल कितने कार्बन है, CH2 होल 6 है, 6, और यहां भी गिनिए कार्बन 4 है, एक कार्बन यहां 5, एक कार्बन यहां कितना 6, इधर भी 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन, 2 6 कार्बन के वजह से इसका नाम पड़ गया नायलॉन 66। किन किन 2 मोनोमर से मिलकर बना है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के मिलने से बनता है। ये आपको एक एग्जांपल जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आपका एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर आया, आपको एग्जांपल में ये डालना पड़ेगा, बना के डालना पड़ेगा, तब आपको नंबर पूरा देगा, नहीं तो नंबर कट सकता है। ठीक है, मैंने आपको कहा एक लाइन और इसमें लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, है ना, द मोनोमर्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप्स। इसको आप नोट्स में हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मोनोमर्स के पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जबकि ऊपर में मोनोमर्स के पास क्या था, मल्टीपल बॉन्ड्स था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट तरफ लेके चलता हूं। ये हो गया आपका। अब आता है आपका होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब एक मैं अच्छा बात आपको बता देता हूं कि जो एग्जांपल आपने एडिशन में डाला था उसको होमो में डालिएगा, और जो कंडेंसेशन में डाला था उसको कोपॉलीमर में डालिएगा। ठीक है, ये राज की बात है। ठीक है, अब मैं पहले आपको बता देता हूं होमोपॉलीमर है क्या। होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब क्या, सेम। तो देखिए अब आपको मैं इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपकी क्या बोला, जो एग्जांपल आपको एडिशन में आपने डाला था वही आपको होमोपॉलीमर में डालना है। पहले है क्या उसको जानने से पहले मैं एग्जांपल बना दिया। अब देखो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा होमोपॉलीमर में क्या है, कि जिस पॉलीमर को बनाते समय केवल एक टाइप का मोनोमर, क्या मैंने कहा, केवल एक टाइप का मोनोमर ही इंवॉल्व हो, सिर्फ एक टाइप का मोनोमर इंवॉल्व। अभी बोलेगा सिर्फ एक मोनोमर कैसे होगा, तो 1200 होते हैं, 1500 होते हैं, सिर्फ एक टाइप का मोनोमर ही लगे तो समझ लीजिएगा होमो। तो एक बात बताइए, पॉलीथीन को बनाने के लिए आपने किस मोनोमर का यूज किया, तो इथीन का यूज किया। ये एक टाइप का है कि एक से ज्यादा है, सिर्फ एक टाइप का है, तो उसको कहा जाएगा होमोपॉलीमर। लेकिन जब आपने अभी बनाया था किसको, नायलॉन 66 को, तो आपने 2 टाइप के मोनोमर का यूज किया था। कैसे, मैं फिर लिख देता हूं, लिखने में कोई कंजूसी नहीं करना है, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। अच्छा एक चीज मैंने यहां मिस कर दिया, यहां आपको होल एन है ना, तो आपको यहां पर एन लिखना पड़ेगा, आगे में एन यहां भी डालना पड़ेगा और एन आपको यहां भी डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एन संख्या में जुड़ते हैं ना, तो एन संख्या में जुड़ेंगे तो। और मैंने एक चीज और नहीं लिखा यहां पे, वाटर जो बाहर निकलता है उसको लिखना पड़ेगा NH2O। वाटर निकला था ना यहां पे, यहां से OH, यहां से H, H2O, यहां से H, यहां से OH, H2O। तो क्योंकि N मॉलिक्यूल्स आपने लिया तो वाटर भी N मॉलिक्यूल्स निकलेगा ना, इसलिए वाटर भी आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, तो इसको कैसे लिखना है, ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखना है। अब आप यहां लिखिएगा NH2 हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या था, CH2 होल 6, दोनों साइड क्या, NH2, CH2 होल 6 के दोनों साइड NH2 प्लस, फिर आप लिखिएगा N। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या था, CH2 होल 4 COOH, और यहां भी होगा आपका COOH। ठीक है, अब आपको पता है निकालना क्या है, यहां से आपको निकालना है H और यहां से OH, यहां से आपको निकालना है H और यहां से OH। ठीक है, अब आप निकाल लीजिएगा तो बनेगा क्या, आपका क्या बनेगा जरा बताइए। यहां से एक H निकला है, NH बाकी है भी, तो आप क्या लिखिएगा NH, फिर यहां क्या होगा CH2 होल 6। एक चीज को 2 बार लिखने के बाद आपको याद भी हो जाएगा। फिर क्या है NH लिख दिया मैंने, फिर CO, CH2 होल 4 CH2 होल 4, फिर आपका क्या है CO लिखने के बाद ऐसे करके होल N। दिस इज योर नायलॉन 66 प्लस
NH2O, ये हो गया। अब आप डेफिनेशन जाइए, बोलेगा सर आपने सब कुछ बताया, डेफिनेशन तो बताया नहीं। मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। होमोपॉलीमर, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। सिंगल टाइप, ध्यान रखिएगा, वैसे पॉलीमर जिसको बनाने के लिए केवल एक टाइप के मोनोमर का ही यूज हो, उनको क्या कहा जाएगा? होमोपॉलीमर, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। अब यहां क्या लिखा हुआ है? द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स। अगर 2 या 2 से अधिक मोनोमर का यूज पड़ जाए, जैसे यहां आपको 2 मोनोमर का जरूरत पड़ गया था, इसका नाम था हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये नाम हो गया। और इस कंपाउंड का नाम था एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोपॉलीमर, ये हो गया आपका होमोपॉलीमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। चलिए लास्ट आपका है, देखिएगा लास्ट पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल कैसा है पॉलीमर में, उनके बेसिस पर पॉलीमर 4 टाइप के होते हैं। इसमें भी 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आएगा आपका, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको चारों बता देता हूं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, आबंध के बेसिस पे, आकर्षण बल के बेसिस पे। फर्स्ट आपका इलास्टोमर। ये इलास्टोमर क्या है? देखिए इलास्टोमर को आप याद रख सकते हैं इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी का मतलब जो रबर वाला इलास्टिसिटी होता है ना, उससे आप इलास्टोमर को याद रखिएगा। देखिए क्या है, दीज आर रबर लाइक सॉलिड, ठीक है, मैंने कहा भी दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो, रबर लाइक सॉलिड हो, उनको कहा जाएगा इलास्टोमर्स। पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग जरूर जानते होंगे कि जो केमिस्ट्री में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका एक टाइप होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो जिस पॉलीमर में सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और जिसमें इलास्टिसिटी हो, उसको क्या कहा जाएगा? इलास्टोमर। इसका एग्जांपल है ब्यूना एन और ब्यूना एस। आपको लग रहा हो ये सब क्या है सर? ये सब आपका सिंथेटिक रबर है, ये आपको पढ़िएगा आगे में, ये सब रबर का एग्जांपल है, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ठीक है। तो जिस पॉलीमर में कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, उसको क्या कहा जाएगा? इलास्टोमर। नेक्स्ट है फाइबर्स। These have quite strong intermolecular force like hydrogen bonding. इसमें सबसे मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? इलास्टोमर, सॉरी फाइबर। फाइबर में सबसे मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लीस्ट इलास्टिसिटी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत है ये, है ना। आप इसको खींच नहीं पाइएगा क्योंकि ये बहुत मजबूत है। इलास्टिसिटी इसके अंदर नहीं है, इन्हें कि खींचे और इसको छोड़ दिए तो वापस ये ऐसे होता है ना रबर, वो खींचने के बाद जाएंगे तो ओरिजिनल फोर्स स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस तरह से इसके अंदर नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड होता है बहुत ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल है पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स। अब आपको लग रहा होगा सर ये पॉलीएमाइड्स पॉलीएस्टर क्या है? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर में बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। दियर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। मतलब इलास्टोमर और फाइबर के बीच बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप इलास्टोमर में ये जान लिए कि सबसे कमजोर फोर्स होता है, फाइबर में जान लिए सबसे मजबूत होता है, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का। देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, दे आर नाइदर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर वेरी वीक एंड दे हैव नो क्रॉस लिंक्स बिटवीन चेन। मतलब इनके बीच में ना ही बहुत मजबूत होगा ना ही बहुत कमजोर होगा, और इनके बीच में चेन के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है ना, कोई लिंक नहीं होता है। नो लिंक बिटवीन चेन्स, चेन के बीच में कोई लिंक नहीं होगा। दे आर कैपेबल ऑफ सॉफ्ट, देखिए ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है, दे आर कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कूलिंग, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है ना, ये वाला लाइन को आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कहिएगा। इसके अंदर एक पॉइंट क्या होता है, इसको जैसे मानिए प्लास्टिक है, ये थर्मोसॉफ्ट, इसको आप क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का एक और भी नाम है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, मैं आपको बता दूंगा बाद में। थर्मोप्लास्टिक है, तो आप अगर इसको गर्म कीजिएगा ना तो ये पहले पिघल जाएगा, और उसके बाद इसको आप अलग अलग सांचे में ढाल करके दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब एक प्लास्टिक से दूसरा प्लास्टिक में बदल सकते हैं। क्यों? अगर आप हिट कीजिएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और कूल कीजिएगा तो ये हार्ड हो जाएगा। हिट करने पर सॉफ्ट, कूल करने पर हार्ड। मतलब ये रीयूजेबल है, बार बार आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको आप ढाल सकते हैं। किस प्लास्टिक का बात हो रहा है? थर्मोप्लास्टिक का बात हो रहा है। दियर इंटरमोलिकुलर, पहले तो ये समझ में आ गया, लेकिन मेन लाइन क्या है? दे आर कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। एग्जांपल है आपका पॉलीथीन,
है ना। ये जो आपका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आपका क्या है, पॉलीथीन इसका एग्जांपल हुआ आपका, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका पॉलीथीन, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे आपने सुना होगा, हम लोग नहीं कहते हैं कि पॉलीथीन पॉलीथीन जो है एक तरह से डेंजरस चीज होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर आप उसको जमीन में गाड़ दीजिएगा तो भूमि प्रदूषण हो जाता है, अगर आप जला दीजिएगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, जानवर खा लेने से जानवर मर भी जाते हैं। तो लोग नहीं बोलते हैं कि पॉलीथीन को जो है रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल का मतलब उस प्लास्टिक को जो हम लोग फेंक देते हैं प्लास्टिक, उसको रिसाइकल किया जाता है, उसको दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, उसका छटाई बनाया जाता है, खिलौने बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टॉयज बनाए जाते हैं, तो उनको रिसाइकल किया जाता है। तो आप जिस रिसाइकल प्लास्टिक का बात कर रहे हैं ना, वही है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब हीट, हीट को करके आप हीट दे करके, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, उसको सॉफ्ट कीजिए, है ना, और कूल करके फिर ठंडा कर दीजिए, कूल करके उसको हार्ड कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे रूप में ढाल दीजिए। यही इसका मेन फीचर है। लेकिन ये सारा फीचर कौन नहीं मानेगा? थर्मोसेटिंग। देखिए सुनिएगा इसमें क्या है, थर्मोसेटिंग। दीज आर क्रॉस लिंक्ड, ये आपका ऑन हेविली ब्रांच्ड, ये आपका क्रॉस लिंक्ड और हेविली ब्रांच है, जबकि थर्मोप्लास्टिक नहीं था। थर्मोप्लास्टिक आपका लीनियर होता है, इसमें क्रॉस लिंक नहीं होता। क्रॉस लिंक समझ रहे हैं ना, आपने पढ़ा था, जो अलग अलग चेन के बीच में लिंकिंग हो जाता है, वो नहीं होता है, इसमें लिंकिंग हो जाता है। On heating undergoes extensive cross-linking between different polymeric chains to give 3D network and again become infusible। सबसे अजीब बात यही है आपका, अगर आप इसको हिट कर दीजिएगा तो और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, इतना क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा कि आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये इनफ्यूजिबल हो जाता है। आप इसको अगर आप गर्म कीजिएगा, ये एक तरह समझ लीजिएगा लिक्को फिक्को पेन है, ठीक है, आप लिख के जो फेंक देते हैं ना, वही वाला है। एक बार अगर आप इसको यूज कर लिए, एक बार अगर ये यूज हो गया, उसके बाद आप सोचेगा गर्म करके इसको दोबारा दूसरे रूप में बदल देंगे, ये पॉसिबल थर्मोसेटिंग में नहीं है। नाम में देखिए, देखिए थर्मोसेटिंग, थर्म मतलब हीट, हीट करके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, हीट करके जो सेट हो जाएगा उसका नाम है थर्मोसेटिंग। और जो केवल हीट हो जाएगा, यहां पर थर्मोसेटिंग नहीं है, केवल थर्मोप्लास्टिक है। हालांकि इसका एक और भी नाम है, थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। हीट करने के बाद जो सॉफ्ट हो जाएगा वो थर्मोसॉफ्टनिंग या थर्मोप्लास्टिक, और जो हीट करने के बाद सेट हो जाएगा, दोबारा यूज नहीं होगा, वो हो गया आपको थर्मोसेटिंग पॉलीमर या प्लास्टिक। एग्जांपल है, देखिए लिखा हुआ, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। इसको क्या लिखा हुआ है, ये आपको इसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल में आपका है बेकेलाइट, फिर से आपको मिल गया, आपने देखा था बेकेलाइट, मैंने बताया। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। क्लियर हुआ? दोनों समझ में आ गया। अब देखिए, ये चारों तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। और ये लास्ट स्लाइड है आपका, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या थर्मोप्लास्टिक को ही मैंने आपको कहा थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मैंने लिख देता हूं, सॉफ्टनिंग प्लास्टिक या पॉलीमर भी कह सकते हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो चलिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना ही पॉइंट दिखेगा। अगर 3 नंबर का पॉइंट है तो 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर में ही पूछेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। देखिए ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक लॉन्ग स्ट्रेट चेन कार्बन पॉलीमर, है ना। ये आपका क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये क्या आपका लॉन्ग स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सबसे जरूरी बात ये है, ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन होता है, मैंने आपको कहा यहां स्ट्रेट चेन होता है, जबकि सेटिंग में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड कंपाउंड, है ना। ये क्या होता है आपका क्रॉस लिंक, मैंने आपको कहा ये थर्मोसॉफ्टनिंग क्या था, लॉन्ग स्ट्रेट चेन था, उसमें स्ट्रेट चेन था, इसमें क्या है, क्रॉस लिंक होता है। और गर्म करने पर तो और लिंकिंग बढ़ जाता है, बड़ा सा 3D नेटवर्क बना देता है, जिसको यूज आप दोबारा नहीं कर पाइएगा। दूसरा, फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी लिखा नहीं था उसमें, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। मैंने आपको बताया एडिशन का मतलब क्या, दोनों मोनोमर में क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। और कंडेंसेशन में क्या होता है, दोनों मोनोमर में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये एडिशन से बनता है, फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। 2 पॉइंट, पहला ये लीनियर था, ये क्रॉस लिंक। दूसरा, ये एडिशन से बनता है, ये कंडेंसेशन से बनता है। तीसरा पॉइंट, लो स्ट्रेंथ कंपेयर टू थर्मोसेटिंग, थर्मोसेट्स या कह सकते हैं थर्मोसेटिंग, इसका स्ट्रेंथ कमजोर होता है, ये उतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग तो है नहीं, तो मजबूत नहीं होता है। जबकि ये मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक की तुलना में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये मजबूत होता है और ये उतना मजबूत नहीं है।
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन बी प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन, है ना। अगर आपको प्रोसेस्ड वर्ड यह समझ में नहीं आ रहा है तो कैन बी यूज लिख सकते हैं आप, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? गर्म करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर ठंडा कीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा, जिस सांचे में ढालना है ढाल दीजिए, नया प्लास्टिक बन जाएगा। ये चीज यहां नहीं होता है, कैन नॉट बी प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन और रिसाइकल्ड। यहां पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं आप, ये रिसाइकल्ड हो सकता है, ये रिसाइकल्ड नहीं हो सकता है, जो आप लाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपका पॉलीथीन और इसका एग्जाम्पल है बैकेलाइट, ठीक है। इपॉक्सी छोड़ सकते हैं आप, सिर्फ बैकेलाइट और पॉलीथीन याद रख लीजिएगा। पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन है, बोलेंगे सर पॉलीइथाइलिन लिखा हुआ है, भाई एक ही चीज हुआ, पॉलीथीन को ही पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है। पॉलीथीन, पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन तीनों सेम चीज है ना। तो देखिए आपका 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट देखने का है, 4 ही कह सकते हैं क्योंकि एक तो एग्जांपल है आपका, ठीक है। और मैक्सिमम 3 नंबर का पूछेगा, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको जो 3 पॉइंट याद होगा वही लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल एक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने सिर्फ पॉलीमर के क्लासिफिकेशन से जुड़े सारे चीजों को बात किया, एग्जाम्पल्स, सारी चीजों के सारे के एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन सभी, जहां आपको स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ रहे थे मैंने उसको भी बताया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे निकल रहा था वो भी मैंने आपको बताया। जनरली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसी में से आएगा, ये बात गारंटीड है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 आपका फिनिश हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैंने इस वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप पीडीएफ से आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। लेक्चर 2 में मिलेंगे, जहां पर मैं जो सबसे मेन लेक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 2 होगा, जहां मैंने जितने भी पॉलीमर का भी अपने नाम लिया, पॉलीथीन, पीवीसी, है ना, बैकेलाइट, सबके मोनोमर्स, सबके स्ट्रक्चर्स, सबके यूजेस मैं उसमें लेके आऊंगा। वो वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि उस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।